जब भी हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो प्रोबेबली नॉर्मली हर किसी के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपकी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए। अब आपने स्कूल एजुकेशन में ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ी है, काफी टाइम दिया है इसको, एक बार उसको रिवाइज करने के तौर पे, क्योंकि देखो दोनों स्तर पे आपकी बुद्धि का स्तर है वो अलग अलग है, आपके समझने का स्तर है वो अलग अलग है। जब आप स्कूल में थे तो शायद इसको रटा होगा या कई लोगों ने समझा भी होगा, लेकिन एक परिपक्वता होती है ना, मेच्योरिटी। आदमी अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से चीजों को एनालाइज करता है, उसको समझता है। अगर हम पॉलिटी एक छोटे बच्चे को समझाएं और एक पॉलिटी आप लोग पढ़ रहे हो, तो दोनों में फर्क है। जितना आप एनालाइज कर सकते हो, आप जितना उसको कनेक्ट कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ से, जो इवेंट्स आपके सराउंडिंग्स में हो रहे हैं उनसे, उतना वो बच्चा शायद रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपोजर इतना है नहीं। तो अभी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ी सी आपकी दृष्टि जो होगी, आपका जो नजरिया होगा वो थोड़ा सा इसमें अलग होगा। तो मैं चाहता हूँ आप नए नजरिए के साथ थोड़े से अपडेटेड होकर थोड़े और अच्छी तरीके से इंटरलिंक करके कनेक्ट करके एनसीईआरटी को पढ़ें, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में तो काम की है ही, आंसर राइटिंग में, मेंस में भी आपको सिखाएगी कि आंसर्स कैसे लिखे जाने चाहिए, कैसे चीज़ों को समराइज किया जाना चाहिए, कैसे आंसर्स को जब आप अलग अलग पार्ट्स में लिखते हैं, बॉडी पार्ट लिखते हैं, मैन पार्ट लिखते हैं, उसका कंक्लूजन लिखते हैं, तो उसमें किस तरीके से इन चीज़ों को आप ऐड करते हो और अपने आंसर को और ज़्यादा सुंदर, अच्छा, इफेक्टिव बनाते हैं, उसमें बड़ा काम में आएगा। खैर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की। बुक पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एनसीईआरटी है क्या। क्योंकि देखो ये सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बोले जब आपसे पूछेंगे आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी, तो आप पहला मेंशन करोगे कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। आपने पूछ लिया ठीक है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनसीईआरटी कैसे काम करती है, एनसीईआरटी क्या है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली। और 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और ये एक्चुअली एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी तो आप जानते ही हो, जो जिसको ऑलमोस्ट राइट्स होते हैं अपने डिसीजन खुद लेने के। इसके अलावा आप देखा जाए तो ये एक एडवाइजरी बॉडी भी है, नेशन वाइड और अलग अलग स्टेट्स के जो एजुकेशनल मैटर्स हैं उनके अंदर एडवाइजरी बॉडी के तौर पे भी काम करती है। नाम है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब अगर इन वर्ड्स को अपन तोड़ते हैं, अगर हम इनको तोड़ते हैं वर्ड्स को, क्योंकि पूरे को समझने के लिए थोड़ा सा देख लें। नेशनल मीन्स नेशन वाइड, नाम से पता चल रहा है राष्ट्रीय। काउंसिल का मीन्स है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक ऐसी संस्था है। और ये काम क्या करती है, किस चीज के लिए संस्था है, एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। एजुकेशनल का मतलब आप जानते हो, शैक्षिक। रिसर्च का आप देखो तो एक तो होता है सर्च, सर्च के साथ में री लगा हुआ है, फिर से ढूंढना, पुनः ढूंढना, जो लिटिल मीनिंग होता है रिसर्च का, वो यही होता है कि बार बार ढूंढना, फिर से ढूंढना, दोबारा ढूंढना। क्योंकि कोई भी चाहे वो मेथड हो, चाहे वो कोई टेक्निक हो, या वो कोई मटेरियल हो, कोई विजन हो, कोई आइडियोलॉजी हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब इसमें आगे कुछ गुंजाइश नहीं है। हमेशा उसमें सुधार की गुंजाइश होती रहती है, उसमें बेटरमेंट की गुंजाइश होती है। तो समय समय पे शिक्षा के सुधार में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किया जाए, कैसे शिक्षा को और उन्नत बनाया जाए, कैसे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन के, उनको अचीव करने के लिए एजुकेशन पॉलिसीज को कैसे मोल्ड किया जाए, कैसे मॉडिफाई किया जाए, और फिर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाए, उन सब पर ये रिसर्च करता है। और इसके लिए जो टीचर्स वगैरह होते हैं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। क्योंकि जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, इन्हीं की पड़ेगी, लोगों की। और लोग जब खुद ही ट्रेन नहीं है तो आपको कैसे उस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका काम है क्या। नॉर्मली देखा जाए तो तीन बॉडीज है इसमें, जनरल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। जनरल बॉडी है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं, हेड होते हैं, वो जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है यूनियन के, वो एक्स ऑफिसियो हेड होते हैं। जो भी केंद्र में शिक्षा मंत्री होता है या होते हैं, वो इसके हेड होते हैं, चीफ होते हैं, इसको हेड करते हैं। ठीक है। और अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, उन सबके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी से नाम ही पता चलता है कि ये जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए जो बॉडी काम करती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे एनआई है, आरआई है, सीआईटीज है, ये अलग अलग इसकी यूनिट्स है, जिसमें से तीन चीजें अपन देख लेते हैं। जनरल बॉडी, दूसरा हो गया इसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कह सकते हो उसको, और तीसरा इसकी यूनिट्स।
या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कह सकते हो आप। जब उन यूनिट्स पे जाते हैं तो अलग अलग तरह की काफी सारी यूनिट्स है इसकी, जिसमें पहला है एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये दो है, एक न्यू दिल्ली में है और दूसरा है जो नॉर्थ ईस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जो कि शिलोंग में है। एक तो नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, और दूसरा जो है वो शिलोंग में है। तो शिलोंग वाले के आगे एन ई लगा देना, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा सी आई ई टीज है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा आर आई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, आप राजस्थान में है तो आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, रीजनल कॉलेज अजमेर में, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। अ, अभी अपने एक अभी अपने एक कोर्स नया शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों से, जिसे अपन बोलते हैं बीए बीएड। बीए बीएड, बीएससी बीएड, जो आप कहना चाहो, अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग अलग संकायों के लिए। ये तो हमारे यहाँ तो जो नॉर्मल कॉलेज है उनमें अब इम्प्लीमेंट हुआ है। बीए बीएड का जो फॉर्मूला है या जो कोर्स है, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बहुत पहले से चल रहा है। यानी जब आप बीए में एडमिशन लेते हो, बीएससी में एडमिशन लेते हो, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ में ही आपकी बीएड भी हो जाती है। ये फॉर्मूला अब जनरलाइज हुआ है, अब हर कहीं पे बीए बीएड बच्चे कर रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं हो जाती है। ये जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, यहाँ से होती है। ये बहुत प्रेस्टिजियस है। जैसे आज जो हालत आज बड़ी बड़ी आईआईटीज की है, या बड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर आपको एडमिशन लेना होता है, तो बहुत मेरिट है वो बहुत हाई जाती है। इनके साथ में पहले से ऐसा है। मुझे याद है मेरे केमिस्ट्री के टीचर यहाँ से पास आउट है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर से। ये टोटल 5 हैं, और बहुत खुशकिस्मती की बात है कि उनमें से एक हमारे राजस्थान में है, अजमेर में। टोटल 5 है, उनमें से एक राजस्थान में है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूर है और शिलोंग है। इन 5 जगहों पर ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। बेसिकली कॉलेज है ये, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं वो करवाए जाते हैं। अगर अपन एनसीईआरटी का काम देखें तो क्या क्या काम होगा। पहला काम तो होगा टू डेवलप द एजुकेशनल पॉलिसीज, शिक्षा नीतियों का निर्माण करना। शिक्षा नीतियों का निर्माण करना। अभी जब भी हम एजुकेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपने एक सुना होगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, वो होता है बच्चों का या स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास, जिसे बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास, ये तो होता है बच्चों के पर्सपेक्टिव से। नेशन के पर्सपेक्टिव से क्या होता है शिक्षा का उद्देश्य? शिक्षा का उद्देश्य नौकरी देना नहीं होता। ठीक है, हाँ, एक पर्पज है कि भाई नौकरी के लिए योग्य हो वो, ये नो डाउट ये शिक्षा का एक एम है, लेकिन जो प्राइमरी एम है एजुकेशन का, वो नौकरी देना नहीं है। हालांकि ये एक बड़ी विडंबना है कि आज शिक्षा का मतलब यही है कि पढ़ाई का मतलब है नौकरी करना, क्यों पढ़ रहे हो? नौकरी के लिए। जबकि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, नेशन वाइड अपन देते हैं, तो वह है अच्छे नागरिकों का निर्माण, अच्छे सिटीजन्स का निर्माण, मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन्स। अच्छे नागरिकों का निर्माण क्यों? क्योंकि नेशन जो है वो बिना सिटीजन्स के क्या है? जब हम कहते हैं कि इंडिया क्या है, तो इंडिया भारत के लोग हैं, भारत के सिटीजन है, वो इंडिया है। ज्योग्राफिकल एरिया भी है, इंस्टीट्यूट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन प्राइमरी जब लोग ही नहीं होंगे तो राष्ट्र का क्या ही औचित्य रह जाएगा। और जितने अच्छे लोग होंगे, जितने अच्छे नागरिक होंगे, उतना समृद्ध राष्ट्र होगा, उतना बेटर प्रोस्परस कंट्री होगी, नेशन होगा। तो शिक्षा का जो अल्टीमेट एम है, या जो बहुत फंडामेंटल एम है, प्राइमरी एम है, वो है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। तो अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि उसमें देश के प्रति जानकारी, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, इन सब का विकास करना, बच्चों को डालना उसमें, बच्चों को इसके थ्रू ग्रो करना इन सब चीजों से। और इसके लिए बहुत सारी इकाइयां होती हैं, जैसे कि इसमें परिवार का बड़ा योगदान होता है, फैमिली का, इसमें समाज का भी योगदान होता है, इसमें राष्ट्र का भी योगदान होता है। ठीक है, ये तीनों चीजें एक आदमी को बनाती है। परिवार और समाज का रोल सोशोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ बात करते हैं राष्ट्र के रोल की। तो राष्ट्र एक बच्चे को कैसे एक बढ़िया अच्छे नागरिक में परिवर्तित करता है, उसके लिए राष्ट्र के पास टूल क्या है, इसे देश के पास में क्या टूल है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छे नागरिक में परिवर्तित करे, ताकि वो राष्ट्र के लिए एक एसेट बने, है ना, उसके लिए एक भार ना बने। ठीक है, तो राष्ट्र के पास इसके लिए टूल है शिक्षा।
यानी जैसी शिक्षा होगी वैसा आदमी होगा, वैसा बच्चा करेगा। जिस तरह की शिक्षा आप बच्चों को दोगे वैसे ही बच्चे हो जाएंगे। तो राष्ट्र शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर नागरिक निर्माण में अपना अपनी भूमिका निभाता है। और उसके लिए शिक्षा नीति बनाई जाती है। भाई हमें शिक्षा से अचीव क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हम क्यों शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें क्या अचीवमेंट्स है वो देखा जाता है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज है वो देखा जाता है, उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखा जाता है, क्या करिकुलम होना चाहिए उसके लिए, उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ग्राउंड लेवल पे उसको कैसे लेके आओगे आप, क्या नए इनोवेशन है, क्या नई रिसर्च है, उनको कैसे ऐड करोगे, कौन सी चीज ऐसी है जो रिलेवेंट नहीं रह गई है उसको हटा देना चाहिए। ये सारी चीजें एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट होती है और शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। अल्टीमेट जो शिक्षा नीति के निर्माण का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो यही है जो शिक्षा का उद्देश्य है ना, अच्छे नागरिकों का निर्माण। इसके अलावा अक्रॉस इंडिया स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करना, कैसे स्कूल एजुकेशन में नए डेवलपमेंट हो, नए इंप्रूवमेंट हो, वो टाइम के साथ मैच कर सके, इवन नॉट ओनली टाइम के साथ मैच कर सके बल्कि भविष्य के अंदर क्या संभावनाएं होगी, कैसा जीवन होगा, कैसी आवश्यकताएं होगी, उनके अनुसार बच्चों को ढाल सके। तो इसके लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, इसके लिए जो रिसर्च वगैरह की जाती है, जो पॉलिसीज बनाई जाती है, जो ट्रेनिंग्स दी जाती है, वो सारा काम किसका होता है, एनसीईआरटी का होता है। इसके अलावा अभी इसमें आ गया ऑलरेडी, ये रिपीटिशन है एक तरह का, कि करिकुलम डेवलपमेंट इसका काम होता है। इसके अलावा बुक्स को पब्लिश करना, इसका काम होता है बुक्स को डिजाइन करना, पब्लिश करना, लिखना, ये सारा काम इनका होता है। ठीक है, जैसे एक तो सीबीएसई बोर्ड है जो सेंट्रल बोर्ड है, इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के अपने बोर्ड है, जैसे राजस्थान का सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान है। इसी तरीके से हर स्टेट का अपना अलग अलग बोर्ड है, तो उनके लिए, और हालांकि उनका अपना स्टेट का बोर्ड होता है, वो भी करिकुलम डिजाइन करता है, वो भी बुक्स पब्लिश करता है, वो भी किताबें लिखता है। ठीक है, तो सेंटर में तो हो ही गया, और स्टेट के अंदर उनकी हेल्प करना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा नई रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाना, नए इनोवेशंस करना, नए इनोवेशंस करना, नवाचार, नई चीजें शिक्षा में लेके आना, जैसे नए टीचिंग मेथड्स, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, आपकी जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, सराउंडिंग सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, डिडक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, इंडक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, वो नए नए मेथड्स जो टीचिंग मेथड्स है उनको डेवलप करना और उनकी ट्रेनिंग टीचर्स को देना, ये काम होता है एनसीईआरटी का। अ, इसके अलावा नई नई रिसर्चेज कंडक्ट करवाना, और जो भी स्कूलिंग है या एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करवाना ताकि वो अपना काम बेहतर से कर सके, जैसे कि उनको डिजिटल कंटेंट देना, जैसे कि ई बुक्स अवेलेबल करवाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें एक आपका ये नाम सुना होगा ई पाठशाला। ठीक है, ऐसे ई पाठशाला, ई लाइब्रेरी और अलग अलग जो भी इनके प्रोग्राम्स हैं जो डिजिटली लोगों की, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हर कोई इन्हें एक्सेस कर सकता है। आप भी एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलिएगा, चेक कीजिएगा कि ये कैसे काम करती है, क्या क्या इनके इनोवेशन है। हम लोग वैसे भी सर्फिंग करते ही हैं, यूट्यूब देखते हैं और अलग रील्स वगैरह देखते हैं, तो एक बार ज्यादा कुछ टाइम लगे, 10-15 मिनट का समय लगेगा, एक बार इसको खोल के देखना आप, तो आपको आइडिया होगा कि ये कितनी खूबसूरत चीज है, हमारी एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर हमारे पूरे एजुकेशन का भार है, जो हमारे एजुकेशन को मैनेज कर रही है। तो आप एक बार नॉर्मली नेट के ऊपर सर्च करके देखिए एनसीईआरटी, क्या उनके प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग आपको बॉक्स बने हुए मिल जाएंगे, ई पाठशाला का मिल जाएगा, ई लर्निंग का मिल जाएगा ना, ई लाइब्रेरी मिल जाएगी, तो आप उनको चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से ये काम करती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो इसका है टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज। जो नई शिक्षा नीतियां आती है, हमने बात कर ली शिक्षा नीति क्या होती है, मोटा मोटा बात कर लिया, और आगे डिटेल में अभी एनसीईआरटी शुरू की है, तो 6th क्लास शुरू हो रहा है, आगे पूरा का पूरा एनसीईआरटी का तो करिकुलम है वो तो है ही है, उसका सिलेबस है वो तो है ही है, उसके अलावा एडवांस भी अपन, इसके अलावा एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाके भी अदर टेक्स्ट बुक्स है, इनको भी अपन पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें खुल के आ जाएगी। अभी आप इतना मान लो कि जो नई एजुकेशन पॉलिसीज है उनके इंप्लीमेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एनसीईआरटी जिम्मेदार होती है। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा एनईपी 2020, ये नई एजुकेशन पॉलिसी है और सरकार बड़ा जोर दे रही है इसको लागू करने के ऊपर। तो ये सारी चीजें इनके बारे में है। अच्छा, एक, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एक बार मैं खोल के बता देता हूँ आपको एनसीईआरटी की, जब शुरुआत करें तो फिर शुरुआत से ही शुरुआत की जाए। आप बोर मत हो ना कि यार ये क्या कर रहा है, हिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा, तो पहले किताब को तो समझ लेंगे क्या चीज है, आगे बात करेंगे हिस्ट्री की। हाँ, ये है आपकी 6th क्लास की बुक। ये आपकी 6th क्लास की बुक है, जहां से अगर आप इसका फॉरवर्ड देखोगे, ये रहा इसका फॉरवर्ड, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। जब आप इसका फॉरवर्ड पढ़ोगे तो यहाँ पे एक लिखा हो रहा है नेशनल करिकुलम, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। ठीक है, ये क्या रिकमेंड कर रहा है, ये रिकमेंड कर रहा है कि द चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड। ठीक है, आपने एक सेंटेंस पढ़े,
अ, सुना होगा कि भाई जो किताबी ज्ञान है वो कहीं काम नहीं आता जीवन में, है ना? पढ़ लिख के अगर नौकरी लगी लगी तो फिर ये व्यर्थ है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि ये समाज में चीजें बातें चल रही है तो सरकारों को इसका पता नहीं है, एनसीईआरटी को इसका पता नहीं है। तो ये कोशिश की जा रही है कि जो हमारी किताबी एजुकेशन है, जो हम पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो हमारे बाहर का जो जीवन है, जो हमारी सोशल लाइफ है, स्कूल के बाहर का जीवन है, उससे भी क्या हो, लिंक्ड हो, है ना? द चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड। ठीक है? दिस प्रिंसिपल marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि जो रोट लर्निंग होती है, रट्टाफिकेशन जिसको अपन कहते हैं, उससे क्या है कि बच्चा चीजों को रट लेता है, एग्जाम में आंसर दे देता है, अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। लेकिन जो आप जो पढ़ रहे हो वो बेसिकली फिर वही बात की पढ़ाई का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। और अच्छे नागरिक से क्या तात्पर्य होता है? अच्छे नागरिक जो समाज निर्माण में अपना सहयोग निभाए, अपने व्यक्तिगत ग्रूमिंग के अंदर भी अच्छे हो, एज ए नेशन की अगर बात करें तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन हो, वही तो अच्छे नागरिक होते हैं। और ऐसे लोग जो चीजों को रट लेते हैं और उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, है ना, तो उस लर्निंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर क्या ही फायदा है कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हो अगर आप चीजों को समझ ही नहीं रहे हो। आपने पूरा पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्शन का पूरा सिस्टम समझ लिया कि भैया इलेक्शन कैसे होता है, कैसे वोट डाला जाता है, वोट की पावर क्या होती है, वोट का मीनिंग क्या होता है, वोट की हिस्ट्री क्या है, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन होता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, चुनाव का क्या पर्पज होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ट्रू डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स का क्या मीनिंग होता है, लोगों की ड्यूटीज का क्या मीनिंग होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स को क्वेश्चन पढ़ते हो। अब आपने रट लिए, लेकिन जब चुनाव आया तो आप अपनी जाति को वोट कर रहे हो, है? आप किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट कर रहे हो जो शायद इस सिस्टम में आने के लिए सूटेबल नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि आपने इलेक्शन कमीशन को अगर आप पढ़ा है, आपने इलेक्टोरल जो पैटर्न है उसको पढ़ा है, वोट को आपने पढ़ा है, डेमोक्रेसी को आपने पढ़ा है, तो आप उसको पढ़ तो लिया है लेकिन उसको बुन नहीं पाए हो। आपके जो दैनिक जीवन है, जो आपकी सोशल लाइफ है, उसके अंदर उसका कोई असर नहीं है। भले ही आपको सारे आर्टिकल्स याद है कि कौन से आर्टिकल में क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं, किसकी क्या पावर्स होती है, आपने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जब आप बात होती है वोट डालने की, 18 साल के आप हो जाते हो और आप वोट डालते हो, उस समय आपको पता ही नहीं है कि मुझे वोट डालते समय कैंडिडेट्स में क्या चीजें देखनी चाहिए, इस देश के क्या मुद्दे हैं, कौन सा कैंडिडेट है जो इस हिसाब से सूटेबल है, किस पॉलिटिकल लीडर की या किस पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के क्या इंपैक्ट है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, और क्या हमें एक ऐसा देश चाहिए जिनके लिए अपन वोट कर रहे हैं, तो फिर उसका क्या ही अर्थ रह जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे यही बात है कि जो आउटसाइड सोसाइटी है, स्कूल के बाहर का जो जीवन है, उसको स्कूल के अंदर का जो जीवन है जो आपने पढ़ा है उसको आपस में लिंक करना। एक तो मेन पर्पज ये है इसका, फ्रेमवर्क का, ये रिकमेंड करता है। इसके अलावा दूसरा है कि जो बुकिश लर्निंग है, रॉट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन ने क्या किया, एक गैप क्रिएट कर दिया है समाज, सोसाइटी और एजुकेशन के बीच में, कि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। इसका एक बहुत खूबसूरत सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक बार मैं जोधपुर गया हुआ था, गया तो मैं किसी और काम से था। तो जोधपुर में अगर आप राजस्थान के हैं तो आपने एक नाम सुना होगा, आइदान सिंह भाटी। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, आइदान सिंह, डॉक्टर आइदान सिंह भाटी। डॉक्टर आइदान सिंह भाटी राजस्थान के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, है ना, बहुत अच्छे रिनॉन टीचर रहे हुए हैं, प्रोफेसर रहे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया उन्होंने, स्कूल में पढ़ाया है। इसके अलावा बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, इनको कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जैसे बिहारी पुरस्कार, एक बड़ा पुरस्कार इनको मिला हुआ है। इनसे मैं मिला, मुलाकात मेरी पहले ही हो चुकी थी, जानते हैं हम एक दूसरे को पहले ही थे, लेकिन फेस टू फेस हम लोग फर्स्ट टाइम पे मिले। मैंने फोन किया, इन्होंने कहा कि ठीक है आप घर आ जाओ। मैं इनके घर गया। इनके घर पे एक बड़ा खूबसूरत सा परिजात का पेड़ है, हार सिंगार का, जिसका चौकोर तना है। ये बड़ा फेमस है राजस्थान के साहित्यकारों में, ये पेड़ जो आइदान सिंह जी के घर पे लगा हुआ है। वहां गया, बकायदा इन्होंने गिलोय का जूस पिलाया, बातें होने लगी, क्योंकि गुरु जी है, मैं गया हूँ तो कुछ तो उपनिषद वाली बात होनी चाहिए ना, वहां जाए तो बात करेंगे, तो वो तो जो कुछ बोलेंगे उससे आदमी को सीखने को मिलेगा, और मेरे जैसे लोगों को तो बिल्कुल सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम तो इन्हीं लोगों से सीख सीख के थोड़ा बहुत जान पाए हैं। तो इनके साथ में बैठे तो आयुर्वेद पे भी बात हुई, लिटरेचर पे भी बात हुई, सोसाइटी पे भी बात हुई। तो इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया मेरे को कि हालांकि मैं पूरा तो इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, तो क्या वर्डिंग्स थी उनकी, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 5 6 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एक बार कोई एक टीम आई सर्वे करने के लिए, जिनको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, और रिपोर्ट इस बात पे तैयार करनी थी कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसका फिल्ट्रेशन कहाँ तक पहुंचा है। फिल्ट्रेशन समझते हो ना आप? जब आप एजुकेशन उसमें थियरीज में पढ़ोगे तो एक थियरी आएगी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, ऑकलैंड। तो उसमें ऐसा होता है कि एजुकेशन होता है वो ऊपरी स्तर से शुरू होता है, फिर वो धीरे 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 निचले स्तर तक पहुंचता है। ठीक है? यानी टीचर, टीचर के बाद में स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद में स्टूडेंट के घर तक शिक्षा पहुंचेगी। तो क्या सामाजिक मूल्यों में शिक्षा से क्या बदलाव आया है, हम जो शिक्षा के थ्रू डेवलप करना चाहते हैं, लोगों को बनाना चाहते हैं जैसा, वैसे क्या लोग बन पा रहे हैं? तो आयदान जी के घर पे वो लोग रुके क्योंकि उनके जानकार थे।
बात चली तो आयदा ने कहा कि इसकी रिपोर्ट तो मैं आपको यही बना के दे दूंगा, आपको घूमने फिरने की कहाँ जरूरत है। बोला नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या, तो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, हम लोगों को भेज रही है, इतना बजट है, आप कह रहे हो कि आप यहाँ बैठे बैठे रिपोर्ट बना रहे हो। बोले अगर मैं जो कहूँ उससे रिपोर्ट अलग निकल जाए तो मुझे बताना। तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो स्कूलों के स्तर तक तो आ गई है, लेकिन घरों तक उन्हें पहुंचने में एक दिक्कत आ रही है अभी तक। अभी जो शिक्षा के जो मूल्य हैं वो विद्यालय स्तर तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन विद्यालय से समाज में अभी वो सारे के सारे स्तर वैल्यूज जा नहीं पाई है। तो एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल दिया कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर दो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अगर आप कास्ट सिस्टम समझते हैं तो एक तो होता है सवर्ण जातियां, एक होता है थोड़ा जो सवर्ण जातियों से जो सप्रेस्ड क्लास होती है। हालांकि अभी तो सरकार ने कुछ नियम भी बनाया है कि आप दलित वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब और क्या कहें, मतलब जो भी निचला तबका है उसका एक स्टूडेंट है। तो निचले तबके के विद्यार्थी ने स्कूल में पड़ी मटकी से पानी पिया, तो सर ने जो सवर्ण वाला स्टूडेंट है उसको बुला के कहा कि भाई क्या तू इस मटकी से पानी पी सकता है। लड़के ने कहा बिल्कुल पी सकता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, पानी इसने पिया पानी मैं पी लूंगा, ठीक बात है। फिर उसने कहा कि अच्छा ये बता कि अगर ये निचले तबके का बच्चा तेरे घर आ जाए, तेरे रसोई के अंदर मटका रखा हुआ है, परिंदे में मटका, परिंदा जानते हो जहाँ पानी पीने के लिए मटके वगैरह रखे जाते हैं, वहां पे आके इसको पानी पिला देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, बाइट होके, भाई मतलब मम्मी, होके मतलब पीटे। बोले नहीं नहीं मम्मी पीटेगी। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ये जो अनटचेबिलिटी कह सकते हो इसको, या जो सोशल डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये स्कूल के स्तर पे तो सुधर चुका है ऑलमोस्ट। अभी भी अखबारों में ऐसी घटनाएं आती है, वो कितनी सच है कितनी गलत है वो एक अलग डिबेट है भी कि नहीं है। लेकिन इस एग्जाम्पल से आपके क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से आपके ये समझ में आया कि स्कूल स्तर पे तो उसने इसको मैनेज कर लिया, लेकिन वैसे जैसे वो घर जाएगा वहां पे वो ये चीज नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो मूल्य है वो कहाँ तक पहुंचे हैं, अभी स्कूलों तक पहुंचे हैं, उन्हें समाज में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ये जो पहुंचाने वाले एनसीईआरटी या स्कूलिंग या टीचर्स इनका कोई फेलियर है, ऐसा भी नहीं है। इसका बड़ा रीजन ये होता है कि एक आदमी जब 50-60 साल अपने मूल्यों के साथ जीता है, चाहे उसके मूल्य कैसे भी हो, हर आदमी के लिए अपने मूल्य सर्वोच्च होते हैं, हर आदमी को लगता है कि उसके मूल्य द बेस्ट है। तो जो 50-60 साल की एज में है, 70 साल की एज में है, इतने सालों तक उसने सर्वाइव किया, इन मूल्यों के साथ में जिया है, इन मूल्यों को, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इन मूल्यों को छोड़ना, चेंज को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो एक पीढ़ी अभी भी है, जैसे हमारे दादाजी हैं, उस समय में आज के समय में बहुत अंतर है, लेकिन हम जिन मूल्यों के साथ में ग्रो हो रहे हैं वो उन मूल्यों के साथ में ग्रो नहीं हुए, है ना, उनके मूल्य अलग है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है, कई जगह वो बहुत पॉजिटिव है, उनके जो नैतिक मूल्य हुआ करते थे, ठीक है, वो हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि हमारी स्कूलों के अंदर नैतिक शिक्षा जैसी कोई चीज या तो है नहीं, है तो उसकी मार्किंग नहीं होती, उसको पढ़ाया नहीं जाता, उसकी कोई किताब नहीं, फॉर्मेलिटी होती है कि ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड दे दो के मार्कशीट में फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, अच्छा ठीक है भाई, बाकी आप पढ़ रहे हो वो जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स वगैरह, इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा जोर होता है, लेकिन इनके साथ में दूसरे सब्जेक्ट भी जरूरी है। खैर ये एक बहुत अलग डिबेट हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ कि ये जो मूल्य सरकार या राष्ट्र अपने नागरिकों में डालना चाह रहा है, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी से पहुंच रहे हैं, और ये कहां तक पहुंचे। अब जब दूसरे दिन वो लोग गए, उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट तैयार की, तो उनकी रिपोर्ट में भी ऑलमोस्ट यही बातें थी। तो ये ऑब्जर्वेशन था उनका, और कितना खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। तो एक इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ में शेयर किया इस चीज को समझाने के लिए, कि हमारा जो एजुकेशन है, किताबों में जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी सोशल लाइफ से भी लिंक्ड होना चाहिए। अगर हम केवल उसको पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, और समाज में उसका उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को जी नहीं पा रहे हैं, तो उसके पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है, अपना समय और श्रम दोनों खराब कर रहे हो। इससे बढ़िया है कि कोई काम धंधा सीखो, ताकि एटलीस्ट कमाई तो हो। खैर, तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, NICF 2005, इसके रिकमेंडेशंस के अनुसार चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल एंड टू मेक अ डिपार्चर फ्रॉम द लीगेसी ऑफ बुकिश लर्निंग। जो बुकिश लर्निंग है, रटाफिकेशन है, उससे आगे हटके, उससे दूर हटके थोड़ा सा ऐसी पढ़ाई हो जो समाज में काम में आती हो, ठीक है, जीवन में काम में आती हो। ठीक है, क्योंकि इस रेक्टाफिकेशन की लर्निंग ने सबसे बड़ा दिक्कत ये कर दिया है कि सोसाइटी और हमारी जो स्कूलिंग है, हमारी जो सिलेबस है, हमने जो पढ़ा है, हमारी जो पढ़ाई है, इसके बीच में बड़ा गैप क्रिएट कर दिया। ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ते हैं उसका समाज में तो कोई मतलब है ही नहीं, पढ़ाई एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है कि हाँ ठीक है, आपको 10 करनी है, 12th करनी है, ग्रेजुएशन करना है, नॉर्मल। लेकिन उस ग्रेजुएशन का आपके जीवन में रोल क्या है? तो सामाजिक जीवन और आपका जो स्टडी है, अध्ययन है, उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो गया रेटाफिकेशन से। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने चुनाव आयोग वगैरह सारा पढ़ लिया, लेकिन जब चुनाव आते हैं तब आप उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पाते जो आपने पढ़ा है, वो चीजें आपके काम में ही नहीं आ रही इलेक्शन में, तो फिर उसका क्या फायदा रह जाएगा। ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है ओपन बुक लर्निंग, ओपन बुक एग्जाम। अभी तक हम जो एग्जाम दे रहे थे, ऐसा होता है कि आप साल भर पढ़ते हो या एक महीना पढ़ते हो या सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हो, तो 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने आप पढ़ते हो। पढ़ने के बाद में आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और आपको उसके आंसर्स लिखने होते हैं। बेसिकली ये पाया गया है कि ये जितनी भी इस तरह की आंसर राइटिंग हो रही है, ये मेमोरी बेस्ड है। तो अब जब आप टेस्ट लेते हो तो आपको सोचना है कि आप किस बात का टेस्ट ले रहे हो, आप बच्चे की समझ का टेस्ट ले रहे हो या बच्चे की यादाश्त का, उसकी उसकी स्मृति का, उसकी मेमोरी का टेस्ट ले रहे हो।
तो ये जो टेस्ट है ये समझ की बजाय मेमोरी बेस्ड टेस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, और इसी वजह से हमारी जो स्टडी है और जो सोशल लाइफ में इसमें इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया। तो इस गैप को पाटने के लिए, इस गैप को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक नई चीज लेके आए हैं, ओपन बुक लर्निंग। ओपन बुक लर्निंग, या ओपन बुक लर्निंग तो खैर होती है, ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको पूरी छूट है। आप जब परीक्षा देने आ रहे हो तो आप साथ में अपनी किताबें ले आओ। कितना अच्छा रहेगा अगर आपको ये कह दिया जाए कि आज आपकी परीक्षा है, पेपर है, और आपको पूरी छूट है कि आप अपनी बुक्स भी साथ में ला सकते हो, उसमें से देख करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह जैसे यूएसए वगैरह वहां पे ये पैटर्न लागू है। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है ना कि यार फिर तो नकल हो गई। ये नकल नहीं हुई है। असल में जब आपको बुक्स दी जाएगी तो सवाल ऐसे नहीं होंगे जो फैक्ट्स होंगे कि आपने देख लिया पेज नंबर 5 पे ये लिखा हुआ है डेटा, इसको डाल दो आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया कि भैया झांसी की रानी कहाँ की थी, सॉरी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, और आपने देख लिया कि वो झांसी की रानी थी, तो आपने झांसी उत्तर दे दिया, आपके मार्क्स आ गए। तो ये तो एक मेमोरी, एक फैक्ट है। ठीक है, सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे कि आपको पूरी किताब पढ़नी होगी, पूरी किताब पढ़ के आपको उसको लिंक करना होगा अलग अलग चीजों से, और उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ कि जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय बाल गंगाधर तिलक की सडन डेथ हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक एक बड़े लीडर थे, है ना। जब महात्मा गांधी आए नहीं थे पॉलिटिक्स में, उससे पहले का बड़ा नाम था बाल गंगाधर तिलक। उनकी सडन डेथ हो गई, तो एक बड़े लीडर की गेप को जब वो चला जाता है तो कोई ना कोई तो उसकी जगह लेता है, तो ये जगह बाद में गांधी जी लेते हैं। अब एक अपन सिचुएशन सोच के देखते हैं कि अगर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ना हुई होती तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा क्या होती। अब ये सवाल आपको किताब में नहीं मिलेगा। अब फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यार बाल गंगाधर तिलक किस मानसिकता के आदमी थे। गरम दल वाले थे, एक नरम दल वाले थे। सोच वोटिंग को लेके उनका क्या आइडिया था, अंग्रेजों को लेके उनका क्या आइडिया था, इंडस्ट्रीज को लेके उनकी क्या थॉट्स थी, समाज के अलग अलग लोगों को लेके क्या थॉट्स थी, तो वो आदमी कैसे काम करता। अब आपको जवाब इस तरीके से देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ओपन बुक एग्जाम का कॉन्सेप्ट है तो सही। इसमें अब देखो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कितना होता है। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन क्योंकि ये बात करनी बहुत जरूरी है। सरकार इस चीज को लेके तो आ गई कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जो असेसमेंट करने वाला है, जो एग्जाम लेने वाला है, उसको भी तो इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, है ना। भाई मार्ट साहब तो खुद ऐसे भर के आए हैं, तो कैसे डील करेंगे फिर, कैसे कॉपी चेक करेंगे, कैसे बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि उस पैटर्न में पढ़े नहीं है। तब एनसीईआरटी काम आती है। अब एनसीईआरटी ने बताया था ना, लास्ट में ट्रेनिंग्स भी लिखा हुआ था, रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स। तब एनसीईआरटी ट्रेनिंग्स देती है टीचर्स को, जो नए मेथड्स होते हैं उनके लिए। तो आप समझ सकते हो कि एनसीईआरटी का जो काम है वो कितना इंपॉर्टेंट काम है। ऐसे पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा प्रॉपर तरीके से अगर उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाए तो। ये काम किसका है, एनसीईआरटी का काम है। खैर, इसके अलावा और जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क आईएनसीएफ 2005 है, वो रिकमेंड करता है कि टू अवॉइड रॉट लर्निंग, जो रटाफिकेशन है, जो मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है उसको कम किया जाए, खत्म किया जाए, उसको अवॉइड किया जाए, जबकि लर्निंग बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा टू डिस्करेज द शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हेलो, हेलो, ठीक है, ठीक। हेलो, इसका शायद ये डिस्चार्ज हो गई है ना, ये चेंज कर दो इसकी। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक इसमें जरूरी बात फ्रेमवर्क में ये की गई है कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर संबंधीय अप्रोच पढ़ाई के अंदर, कि देखो विषयों में कुछ शार्प बाउंड्रीज आ गई, सीमाएं आ गई कि भैया ये इतिहास है, इसका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। ये ह्यूमैनिटीज के 3 सब्जेक्ट हैं हमने, या जो अभी तक एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है उसमें एक एक उसकी कमी निकल के ये आ गई है कि जिस तरह की शिक्षा हमारी एजुकेशन सिस्टम में दी जा रही है उसमें इन तीनों सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ने का कोई मतलब अप्रोच है नहीं। ये बिल्कुल अलग अलग बातें हो जाएगी। हिस्ट्री वाले को इससे कोई लेना देना नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं, सोशलॉजी वाले को ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि
आप इनको इंटरलिंक्ड करके पढ़ोगे तो ही सही तरीके से पढ़ पाओगे। कि जब आप सोशियोलॉजी के अंदर कोई कल्चर पढ़ते हो, हिस्ट्री के अंदर कोई कल्चर पढ़ते हो, तो आपको पता है कि कल्चर के अंदर ज्योग्राफी का बड़ा रोल होता है। ज्योग्राफी का मेजर रोल होता है आपके कल्चर को डिफाइन करने में, आपके कल्चर को शेप करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में अधिकतर जो दाह संस्कार किया जाता है वो जलाने वाला है, जलाया जाता है ना। दाह का मतलब यही होता है, दाह संस्कार, जिसको अपन बोलते हैं क्रीमेशन, है ना। शमशान को क्रीमेटोरियम बोलते हैं। क्रीमेशन है तो इसके, ये हमारा एक संस्कृति का पार्ट है, हमारे कल्चर का पार्ट है, अंत्येष्टि। इसमें जलाने वाला, हालांकि और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन मेजर जो है वो ये है, अधिकतर लोगों के यहाँ पे जलाया जाता है। तो उसका रीजन हमारा, हमारी ज्योग्राफी है, हमारा क्लाइमेट है। अब अगर यही आप अब मुस्लिमों में देखते हैं तो वहां पे दफनाने का, बरियल का प्रावधान है ना। बरियल का प्रावधान है, दफनाने का प्रावधान है। अब इसको आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे, थोड़ा सा लिंक करके पढ़ोगे ज्योग्राफी से, तब आपके समझ में आएगा कि इस्लाम का जो राइज होता है, उदय होता है, वो मिडिल ईस्ट में होता है। मिडिल ईस्ट में जो एरिया है वो पूरा पूरा जहाँ पे इस्लाम का राइज हुआ है वो डेजर्ट एरिया है। तो वहाँ पे वेजिटेशन की कमी है, वनस्पति की कमी है। अगर पेड़ पौधों की कमी है तो क्या आप चीजों को जला पाओगे? जलाने के लिए तो पेड़ पौधों की जरूरत होती है, लकड़ी की जरूरत होती है। तो वो संसाधन ही वहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन जमीनें खूब है, बंजर जमीन खूब पड़ी है, मरुस्थल खूब पड़ा है, तो दफनाओ। जबकि हमारे यहाँ ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, तो हमने किसको अपनाया? क्रिमेशन को अपनाया, दाह संस्कार को अपनाया। तो इसको आप पढ़ते तो कहाँ हो? यहाँ पढ़ते हो और यहाँ पढ़ते हो। लेकिन इसके, इसको शेप करने में मेजर रोल किसका है? जियोग्राफी का रोल है। हाँ? तो सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ना, है ना, इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच होती है वो बहुत जरूरी है। और ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, उसमें रिकमेंड किया गया है कि हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो शिक्षा पैटर्न है, वो ऐसा होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट को आपस में लिंक किया जाए। जब भी आप, जब आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, आप मगध एम्पायर पढ़ते हो, ठीक है, कि एक टाइम था जिसको महाजनपद एरा बोला जाता था। महाजनपद एरा में जो मेजर जो जनपद थे वो 16 जनपद थे। उन 16 जनपदों में एक अल्टीमेटली एक जनपद है वो जो निखर के आया, जो आगे उभर के आया, उसने बाकी लगभग जनपदों को जीत लिया, महाजनपदों को जीत लिया, और उसका नाम था मगध, ठीक है। अब जब आप देखोगे ना कि ऐसा क्या कारण रहा कि मगध ही जीता, मगध ही पावरफुल हुआ, मगध ही इमर्ज होकर आया एक पॉलिटिकल सेंटर के रूप में, तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी मिलेंगे, इकोनॉमिक रीजन भी मिलेंगे, और जियोग्राफिकल रीजन भी मिलेंगे, है ना, एनवायरमेंटल रीजन भी मिलेंगे। ये सारी चीजें इस मगध को पॉलिटिकल सेंटर बनाएगी उस समय का। तो अगर आप केवल हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते रहोगे, आपको आपको पता ही नहीं कि मैप में मगध कहाँ है और मगध को क्या फायदे हो रहे हैं उस समय, है ना। समझ लो, जब हमारे इन्वेजन को आप जब पढ़ते हो तो मान लो ये, मैं थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ ना, आप समझ आना। जितने भी इन्वेजन हो रहे हैं वो इधर से हो रहे हैं। अलेक्जेंडर इधर से आ रहा है, बाद में पार्थियंस इधर से आ रहे हैं, होन इधर से आ रहे हैं, कुषाण इधर से आ रहे हैं, है ना। जब आप एंशियंट से मीडिया वगैरह में जाते हो तो उस समय में जो अर्ली मीडिया वगैरह है उसमें से जितने भी इस्लामिक जो इन्वेडर है वो सारे इधर से आ रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जियोग्राफी है। इधर सारा पानी है, इधर हिमालय है, आओगे किधर से? रास्ता तो यही बचा ना। तो इसने हिस्ट्री को शेप किया है नहीं किया? हिस्ट्री को इफेक्ट किया है नहीं किया? ठीक है। यूरोपियंस हमारे यहाँ आए तो कौन लेके आया? हमारे यहाँ की इकोनॉमी लेके आई, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट क्या है? इंटरलिंक्ड है। थोड़ा 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 आपको सभी चीजों को जानना होगा, तभी आप किसी एक चीज को ढंग से जान पाओगे, ठीक है। एक इसमें जो डिस्करेज किया गया है, जो शार्प बाउंड्रीज बिटवीन द सब्जेक्ट्स है उसको, ठीक है। और ये आप कह सकते हो इंटरलिंक्ड एजुकेशन। इसके अलावा और क्या है कि ये क्या मेंशन करता है फ्रेमवर्क? ये मेंशन करता है कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। अभी अपन ने बात की थी लर्निंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स की, है ना। क्लियर है? जब अध्यापक पढ़ाता है तो इस मेथड के हिसाब से देखें तो दो तरह के मेथड्स हैं जो पैरेलली चलते हैं। एक तो टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है कि एक टीचर खड़ा हो जाता है, वो उपदेश देता है, बच्चों की कोई एक्टिविटी नहीं होती, उन्हें बस सुनना होता है उसको, ठीक है। सारा फोकस किस पे रहता है? टीचर पर रहता है। वहीं दूसरी जगह टीचर जो होता है वो केवल एक मेंटोर का काम करता है, एक गाइड का काम करता है, एक सपोर्टर का काम करता है। जबकि बच्चों के जो लर्निंग करनी होती है स्टूडेंट्स को, वो खुद से करनी होती है, ठीक है। टीचर इसमें केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, या आप कह सकते हो कि पैसिव रोल में होता है। एक्टिव रोल के अंदर बच्चे होते हैं, वो आपस में कॉन्वर्सेशन होते हैं, उनको कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग जगह ले जाया जाता है, विजिट्स कराई जाती है, और फिर वो उस चीज को सीखते हैं। तो वहां सीखने के सेंटर में कौन है? स्टूडेंट है। अब जो दूसरा मेथड मैंने बताया प्रवचन टाइप वाला, उसमें सेंटर में कौन है? टीचिंग के में टीचर है। तो जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो टीचिंग है या लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए? स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें जो एक्टिव रोल है वो किसका होगा? स्टूडेंट्स का होगा, ना कि टीचर्स का होगा। अभी अगर अपन एजुकेशन पॉलिसी बातचीत कर रहे हैं तो कितनी मेजर एजुकेशन पॉलिसीज आई होगी? तो अगर पहली
मेजर एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो पहली मेजर एजुकेशन पॉलिसी आती है 1968 में, जो कि रिकमेंडेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन 1968। इसकी रिकमेंडेशन पे है कोठारी कमीशन। नाइनटीन सिक्सटी एट, ठीक है भाई। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। इसी एनपीई को जो 1968 है, मेंशन कर दिया ना, ठीक है, 1968 है, इसको मॉडिफाइड किया गया एनपीई के नाम से 1986 में। सॉरी, दूसरी है एनपीई 1986, पहली तो ये हो गई, दूसरी है 1986। पहली आ रही है 68 में, दूसरी आ रही है 86 में, ठीक है, जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया 1992 में। और मॉडिफिकेशन में कुछ जो सोशल ग्रुप्स है अलग अलग, उनके बीच में जो डिस्पेरिटीज है, इस इश्यू को यहाँ पर एड्रेस किया गया 1992 में। इसके बाद में अभी वाली है आपकी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। अच्छा, इस एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसका एम क्या है? ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ठीक है, एक नॉलेज सुपर पावर बनाना। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया है? रिसर्च पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। किस पे फोकस किया गया है? रिसर्च, अभी बात की थी, रिसर्च, है ना। हर चीज में सुधार की गुंजाइश देखना, उसको बार बार डिस्कवर करना, बार बार ठीक करना। कोई भी चीज क्योंकि अल्टीमेट होती नहीं है, तो रिसर्च का मतलब यही है, पुनः सर्च करना और उसमें और उसको अच्छा बनाना, है ना, उसके लिए काम करना। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि इस रिसर्च वर्ड को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लाने का इसका बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका? अभी आपने देखा होगा, जैसे ही आप एजुकेशन मिनिस्टर के कोई प्रोग्राम देखते हैं, उनका कोई एड्रेस देखते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मेंटर्स टीचर्स है, जब इनका कोई आप पॉडकास्ट देखते हैं, ठीक है, तो उस समय एक एक बड़ी बात आती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो रिसर्च बेस्ड सोसाइटी नहीं है। अच्छा चलो, बाकी सारी चीज छोड़ते हैं, एक बात करते हैं कि जो जितने भी समाज है, वो समाज की जो धुरी होती है वो होती है इकोनॉमी, है ना। पैसे के इर्द गिर्द सारा समाज घूमता है। अगर हम हमारे देश की इकोनॉमी की ही बात करें, तो हमारी इकोनॉमी वास्तव में कैसी इकोनॉमी, एक बार सोच के देखिए। हमारे जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, घराने हैं, वो जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं, क्या वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिसर्च बेस्ड है? क्या वो लोग आर एन डी पे इतना खर्च करते हैं, या वो कॉपी पेस्ट है? आप देखिए, अगर आप हमारे कार मार्केट को देखते हैं, ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसको देखते हैं, कार बाइक्स, है ना, तो एक बड़ी कंपनी के नाम पे एक महिंद्रा को छोड़ दो आप, है ना, बाकी जितनी भी है ये बाहरी टेक्नोलॉजी है। बाहरी टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मतलब हुआ कि रिसर्च बाहर की है, हम लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। जितने भी हमारे मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें होती है, फ्रिज है, टीवी है, ये सारे के सारे बाहरी कंपनियों के मिलेंगे आपको, है ना। तो हमारी इकोनॉमी भी फिर इससे प्रभावित होगी नहीं होगी? हमारा पैसा तो बाहर जा रहा है, जा रहा ही नहीं जा रहा है। तो अगर आपकी इकोनॉमी को आपको सुदृढ़ करना है, क्योंकि अभी भी बात कहती है कि समाज की दूरी होता है पैसा, और पैसे के लिए आपकी इकोनॉमी का जो नेचर है वो अच्छा होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, तभी वो बूस्ट करेगी, है ना। हम सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम थोड़ा राष्ट्रवादी लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन आप देखो ना, अपने आसपास जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वो मेड इन इंडिया है? अच्छा, मेड इन इंडिया में भी कई ऐसी चीजें मिलेगी कि है तो वो बाहर की, लेकिन वो असेंबल यहाँ कर दिया, मेड इन इंडिया कर दिया उसको। ऐसी भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या वो हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत में बन रही है? क्या उसके लिए आर भारत में हो रही है, या वो बाहर की टेक्नोलॉजी है जिसको हम कॉपी पेस्ट करके इंडिया में ला रहे हैं? और हमारे जो तथाकथित बिजनेस घराने हैं, वो जिन चीजों में डील करते हैं, जो चीजें खरीदते बेचते हैं, बेचते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है? क्या वो उनका आर एन डी है, या वो टेक्नोलॉजी को या तो कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये आप देख लो, है ना। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी चीज क्या है? आर एन डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है यार। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिसर्च के ऊपर बहुत फोकस किया गया है, ठीक है ना। और क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में डेवलप करना है, एक नॉलेज, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ग्लोबल नॉलेज हब के रूप में डेवलप करना है।
आप फिर एक चीज ध्यान से सुनिए, कई बार हम लोग ये कहते हैं, या हमारी इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। इसकी बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है कि बाहर की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएगी, अपनी फैक्ट्रीज लगाएगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएगी, जिससे हमारे यहाँ रोजगार डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा। ये एक एस्पेक्ट है, ठीक एस्पेक्ट है, कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन वास्तव में हमें दिखता है कि जो जमाना है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, जमाना मैन्युफैक्चरिंग से कहीं ज्यादा रिसर्च का है। ठीक है, जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं। आप कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, हैप्पीनेस देख लीजिए, कुछ भी वट जो आपको समझ में आती है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये आपको टॉप पर मिलेगी। उसका रीजन यही है कि वो रिसर्च सब है। हालांकि और भी कारण है, वो टैक्स सेवन भी है, इसकी वजह से भी इनकी उनकी इकोनॉमी बूस्ट है ज्यादा। लेकिन एक रिसर्च बेस्ड होना, नॉलेज हब होना भी एक जरूरी चीज है। हमारे यहाँ दो चीजें हैं, हमारे यहाँ या तो जो अच्छे ब्रेन्स हैं, जो अच्छे दिमाग है, वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, या हमारे अच्छे ब्रेन्स को हम लोग डेवलप ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जो डेवलप हो गए, खुदा ना खास्ता अपनी मेहनत करके हो गए, आईआईटीज में सिलेक्शन हो गया, तो वो सारे के सारे ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे। लेकिन क्या हम तो ये करें ना कि हर बच्चे में गुंजाइश है, हर बच्चा द बेस्ट करने के लिए बना हुआ है, बस उसको अच्छे से कैटर किया जाए, उसको अच्छे से सिखाया जाए, उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, तो वो भी अच्छी चीजों में हो सकता है। वो किसी भी में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आर्ट में हो सकता है, ह्यूमैनिटीज में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हर बच्चे में गुंजाइश है। लेकिन हमारे कुछ ही बच्चे होते हैं जो अच्छे टेक्निकल या अच्छे जो हायर जो अचीवमेंट्स होते हैं एजुकेशन के, उनको अचीव करते हैं, और अचीव करने के बाद वो इंडिया से बाहर चले जाते हैं। जो बाई लक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हैं, रिसर्च करने लायक होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लायक होते हैं, नए फॉर्मुलाज लाने के लायक होते हैं, नई इनोवेशन करने के लायक होते हैं, वो तो कहाँ चले जाते हैं बाहर। और दूसरे जो बच गए, जिनमें गुंजाइश है, वो गुंजाइश हम कर नहीं पा रहे। तो उसी गुंजाइश को करने की, क्योंकि आप अभी अभी अपने बात की कि अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए जो सरकार के पास को सबसे बड़ा टूल है वो है एजुकेशन। तो जब एजुकेशन को रिसर्च बेस्ड बनाया जाएगा, तभी आगे चल के ये चीजें होगी। फिर हर कोई कोशिश करेगा कि वो अपने अपने फील्ड में हाईएस्ट लेवल तक पहुंचे। थोड़ा और टाइम तो जा रहा है, लेकिन मैं आपको, क्योंकि जब इस बात को छेड़ ही दिया तो ढंग से समझ लें इसको। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप मास्टर्स करते हैं तो एक एग्जाम देते हैं जेआरएफ का, सॉरी नेट के लिए एग्जाम देते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसमें कुछ फेलोशिप मिलती है आपको, अगर आप टॉप कुछ लोगों में आते हैं तो, जिसको आप बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ। आप अपने आसपास देखिएगा, ये नोटिस कीजिएगा कि जितने लोग जेआरएफ ले रहे हैं, उनकी जो वो रिसर्च कर रहे हैं 4 साल 5 साल, सरकार लगभग 45 से 50 हजार रुपए मंथली उनको इसके लिए पे करती है, 5 सालों के लिए पे करती है। ठीक है, जब वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है 2 साल बाद में, तो थोड़ा और बढ़ जाता है 5-7 हजार रुपए, कंटीजेंसी फंड अलग अलग कुल मिला के एक जो स्टूडेंट है वो कम से कम देखे तो 30 से 35 लाख रुपए वो बच्चा लेता है। ठीक है, कितने बच्चे आप देखोगे तो मारवाड़ी में कहा ना, कान काटे कुआ भरे, यानी बहुत ज्यादा होना नंबर्स में। आप जहां देखोगे वहां आपको जेआरएफ का फेलोशिप लेते हुए कोई कैंडिडेट मिल जाएगा, फेलो मिल जाएगा। लेकिन आप देखिएगा जब इतनी सारी रिसर्च हो रही है, सरकार इतना पैसा कर रहा है, ये रिसर्च जा कहाँ रही है। अगर कोई ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहा है तो सोशल लाइफ में क्या इंप्लीकेशन हो रहे हैं उस रिसर्च के, उस रिसर्च का फायदा क्या है। अधिकतर आप पाओगे, मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को, मेरे आसपास में है, मैं इस चीज से गो थ्रू हुआ हूँ, चल रहा हूँ। अधिकतर जो रिसर्च आपकी होती है उसकी 4 या 5 कॉपी बनती है। एक कॉपी रहती है आपके सुपरवाइजर के पास में, एक कॉपी रहती है रिसर्च डिपार्टमेंट में, एक कॉपी रहती है आपके पास। ठीक है, एक वो जो जिसको आप चेक करवा रहे हो उसके पास चली जाएगी, एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रह जाएगी। ये रिसर्च यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, वो समाज तक पहुंचती नहीं है, किसी लाइब्रेरी में कहाँ सड़ रही है, नोबडी नोज। तो जब इतना पैसा, आप सोच के देखो ना, एक बच्चे के ऊपर 30 से 35 लाख रुपए, न्यूनतम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम इतने पैसे जब सरकार खर्च कर रही है, तो इस रिसर्च का आउटपुट क्या है, आप सोच के देखिएगा इस चीज को। तो फोकस किया गया रिसर्च पे, लेकिन रिसर्च को भी ढंग से कंडक्ट करवाया जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। अब वापस लौटते हैं अपन एनसीईआरटी पे। ये इतनी सारी बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आपके थोड़ी खिड़कियां खुले, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। ये तो सारा अपन ने कर लिया, ये भी देखा ही था, 36 वाला भी देख लिया था मोटा मोटा मेजर तौर पे। और भी काफी सारी चीजें हैं, टू मेकिंग चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल एट हैप्पी एक्सपीरियंस। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो बड़ा जोर आता था, पेट दुखने लग जाता था स्कूल के नाम सुनते ही, कि मार का डंडा लेके बैठे रहते थे। हाँ, होमवर्क नहीं किया, आधे फटीड। तो अब वो चीजें नहीं रही है। अब आप देखो प्राइमरी स्कूल में तो बच्चे डांस कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं अलग अलग। मैं तो खैर पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक थ्रू आउट सरकारी से गुजरा हूँ, कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा नहीं।
लेकिन अभी आप देखते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में है, एलकेजी में, यूकेजी में, उनको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, रटाफिकेशन नहीं है, उनको एक्टिविटीज कराई जा रही है, बच्चे खुश होते हैं स्कूल में जाके, है ना। वहाँ अलग अलग चीजें उनसे करवाई जाती है, मैडम बड़ी क्यूट सी मैडम होती है, और वो उनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा शानदार बिहेवियर होता है, ऐसे फैमिलियर लगता है। कई बार तो बच्चे अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते, मैम को पसंद कर रहे होते हैं कि मेरे को तो वो मैम ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, एक हमारा, हालांकि दौर की बात होती है, टीचर्स कभी बुरे नहीं होते, टीचर्स को बुराना भी नहीं चाहिए, ये एक सामाजिक ढर्रा होता है पूरा, है ना, वो उस दौर में ही चलता रहता है। तो उनका ना वो एक दौर ही ऐसा था कि हाँ ठीक है, थोड़ी पिटाई विटाई होती थी, है ना। संसाधन इतने थे नहीं, मास्टर करते भी बेचारे क्या। तो स्पेस बोर्डम है ना, इन इन सब चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना और सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाना। क्या हो रहा है? ये आपकी कमेटी वमेटी है जिन्होंने इस टेक्स्ट बुक को बनाया है, डेवलप किया है। नाम वाम याद नहीं करने हैं इनके, कहीं इनको रटने बैठ जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछा जाएगा इनमें से, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इनको देखना। लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो किताब आप पढ़ रहे हो उस किताब का क्या मतलब हो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी करते रहते हो, एनसीईआरटी का क्या रोल है, ये तो समझ में आए। देखता हूँ, देखिए। ठीक है, सबसे महान चीज एनसीईआरटी की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी आपको यहाँ पे मिलेगी प्रियम्बल। यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्रियम्बल। ये गांठ बांध लेना कि जब भी आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार इसको पढ़ोगे। यानी किसी किताब में 10 चैप्टर हैं, तो आपको 10 बार इस प्रियम्बल को पढ़ना है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपके काम में आएगी। कई बार तो इसके वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा कि कितने तरह के जस्टिस की बात हुई है, जस्टिस का सीक्वेंस क्या है, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक ऐसी चीज है कि जिस बार भी आप चैप्टर शुरू करते हो एनसीईआरटी का, एक बार आपको इसे पढ़ना है। रटने की जरूरत नहीं, रटोगे तो 2 4 दिन में भूल जाओगे। अगर इसको रेगुलरिटी में आंखों से निकालते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो अपने आप छप जाएगा। ये वैसे पॉलिटी में बात करेंगे इसकी, सर जो पॉलिटी पढ़ाएंगे, है ना। अब आते हैं अपन हिस्ट्री पे। वाई शुड वाई स्टडी हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? तो कोई बता सकता है आप में से कि हम इतिहास पढ़े तो क्यों पढ़े? इस पे मेरे ख्याल से ऑलरेडी अपनी बात हो चुकी है, जब हम इंट्रोडक्टरी सेशन में बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि इतिहास क्या होता है और इतिहास क्यों पढ़ा जाना चाहिए। ये दोनों बातें अपन ने करी थी, फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ अपन देख लेते हैं। बेसिकली